अपूर्वा ऑफ हो गया, गुड। चलिए, तो हम लोगों ने अभी लेटेस्ट में, है ना, कोलाजन डिसीज एंड ग्रेन्युलेशन डिसीजेस पढ़ी थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पीडियाट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। मैंने कल बताया भी था कि जिस समय बच्चे ने जन्म लिया उस दिन से लेके 28 दिन यानी 4 हफ्ते यानी ऑलमोस्ट 1 महीने तक के बच्चे को न्यूनेट बोलते हैं। फिर उस 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट, फिर 1 से लेके 3 साल तक के बच्चे को टोडलर, फिर 3-4 साल से लेके 14-13 साल तक के बच्चे को प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बोलते हैं। फिर 13-14 साल से लेके 17-16 साल तक के बच्चे को एडोलसेंट बोलते हैं। जहां 18 साल हो जाते हैं, अब हालांकि थोड़ा कम हो गया है, 17-16 साल, तो वो फिर एडल्ट हो जाता है। लेकिन ऑफिशियली 18 साल तक की उम्र के व्यक्ति को पीडियाट्रिक्स प्रैक्टिस में इंक्लूड किया गया है। कल मैंने आपको ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के बारे में थोड़ा बताया था, है ना, जरा डीप में जाना ही था। और एक चीज और बताई थी, ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना, विकास, ठीक है। और डेवलपमेंट यानी फंक्शनल मैच्योरेशन। यदि कोई चीज जो आपने विकसित करी है, उसकी साइज बढ़ाई है, उसका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाया है, उसकी यदि फंक्शनल मैच्योरिटी होने लग जाए, तो दीज आर द नोन एज डेवलपमेंट। और ग्रोथ लिमिटेड समय के लिए होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन डेवलपमेंट इन्फानाइट है। अपने आप को जितना और डेवलप कर सकते हो करते जाओ, ठीक है। तो मैंने आपको बर्थ समय बताया था कि हेड सरकमफ्रेंस इतना होता है, आर्म सरकमफ्रेंस इतना होता है। फिर धीरे 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 मैंने बताया था कि हेड सरकमफ्रेंस एक लेवल के बाद नहीं बढ़ता, लेकिन चेस्ट और आर्म सरकमफ्रेंस जरूर बढ़ता है तो ये मैंने कल बताया था आपको। नाउ निकालिए नियोनेटल प्रॉब्लम्स। वैसे ये नियोनेटल प्रॉब्लम में आपको कम्युनिटी मेडिसिन में बता चुका हूँ एज इट इज। याद करिए, मैंने टेस्ट में पूछा भी था, MCH, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, और उसमें एक टॉपिक था MCH प्रॉब्लम्स। याद है किसी को? तो MCH प्रॉब्लम में नियोनेटल प्रॉब्लम्स यानी जो बच्चा 1 महीने तक का है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे मैंने ये CM के अंदर पढ़ाया हुआ है। देन ऑल्सो, पहला मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आप सबको बुक सेंड कर दी है, आप सब लोग अपने सामने रखिए। तो पेरीनेटल एंड इन्फेंटाइल मॉर्टेलिटी, बेटा तुषार वीडियो ऑफ करो। हम लोगों ने कल पीडियाट्रिक्स स्टार्ट किया था, चाइल्ड प्रॉब्लम, चिल्ड्रन डिसीजेस, और उसमें मैंने कल आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया था और ग्रोथ और डेवलपमेंट बताया था। ग्रोथ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना। अब हम बात कर रहे हैं न्यूनेटल प्रॉब्लम्स की। तो मैंने आपको कम्युनिटी मेडिसिन में एक टॉपिक पढ़ाया है सबको, IMR, इन्फेंटाइल मॉर्टेलिटी रेट। तो मैंने उसे बहुत सारे कॉजेज बताए थे, और मुख्य कॉज था LBW, लो बर्थ वेट, एस्फेक्सिया न्यूनेटोरम, जॉन्डिस, कोई कॉन्जेनिटल एनोमलीज, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेस, सम काइंड ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, डायरियल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये बहुत सारे बच्चों को मारता है, और हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि फिर भी तुलनात्मक 20-30 सालों में बहुत कमी आई है, लेकिन यार आज भी हम बहुत सारे देशों से इस मामले में, मतलब IMR वगैरह के मामले में बहुत आगे हैं। इन द सेंस कि हमारे यहाँ IMR वगैरह बहुत ज्यादा है, जो हमारे लिए शर्म की बात। अभी कल या परसों के ही पेपर में पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंटाइल मॉर्टेलिटी रेट फिर MP की आ गई है सबसे ऊपर, है ना। अभी 10-20 सालों में वापस हम 5वीं-6वीं स्थान पे आए थे, और वापस हमारी हालत ज्यादा खराब हो गई है। तो MP की हालत IMR में बहुत ज्यादा खराब है।
और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो देखते हैं। हम नियोनेटल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। तो लेट फीटल डेथ, हम नियोनेटल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। नियोनेटल, नवजात शिशु, 1 माह तक के बच्चे का। लेट फीटल डेथ एंड डेथ अकरिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। पुस्तक वितरण करके फोटो भेजने हैं खाद्यान्न की और उसकी टीचरों को बोला फोटो भेज के भेजवा, वो भी अपने लेट फीटल डेथ and death occurring immediately after birth are together called perinatal mortality। जैसे ही बच्चा जन्म लिया और उसकी मृत्यु हो गई तो उसे हम पेरिनेटल मॉर्टेलिटी बोलते हैं। और लगभग ये भारत में 1970 के आसपास 78 पर 1000 बर्थ था, यानी 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से ऑलमोस्ट 78-80 बच्चे पैदा होते से ही या विद इन 1 or 2 days मर जाते थे। तो मरे हुए पैदा होते थे, ये भी बहुत सारा कॉमन है, जिसको हम इंट्राउटेराइन डेथ बोलते हैं, आईयूडी। और जन्म लेने के बाद मर गए तत्काल या 2-4-5 दिन में, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। और इसके लिए जिम्मेदार है एमसीएच, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। यदि जच्चा बच्चा का आप ध्यान नहीं रखोगे, प्रेगनेंसी के दौरान माँ का ख्याल नहीं रखोगे, तो ये समस्या तो आना ही। ठीक है, चलो। तो कॉमन कॉज क्या है? पहला है LBW, लो बर्थ वेट। ठीक है, बर्थ वेट कम हो गया। पेरीनेटल हाइपोक्सिया, जिसको हम एस्फेक्सिया नियोनेटोरम बोलते हैं। आप सब लोग ऑब्स्टेटिक से पास होके आए हो, तो ऑब्स्टेटिक में आपने एस्फेक्सिया नियोनेटोरम पढ़ा था, है ना? नियोनेटल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है बच्चों को। कोई बताया क्यों? एक तो बच्चों का जो तापमान होता है ना, वो भी बहुत फ्लक्चुएट करता है, कारण उनका हाइपोथैलेमस प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। जब हाइपोथैलेमस डेवलप नहीं होता तो हीट गेन, हीट लॉस सेंटर प्रॉपर वर्क नहीं करते। तो छोटा बच्चा, 6-8 महीने का बच्चा, इट्स बिहेव लाइक अ डेड बॉडी, डेड पार्टिकल। और डेड पार्टिकल चाहे गर्मी भी हो ना, आप दूध उबालते हो गर्मी में और फिर उसको स्टोव बंद कर दोगे, तो आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे बाद देखना दूध ठंडा हो जाएगा। तो क्यों भैया वीडियो क्यों ऑफ कर रहे हो? भैया ऑन कर रहे हो? कौन जुड़ा है? नया व्यक्ति है, हैं? भैया आपका बरमूडा दिख रहा है, सोफा दिख रहा है अब। चलो ऐसे कोई रिमूव कर दो भैया, ये वीडियो जिसका ऑन है इसको रिमूव कर दो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो हम नियोनेटल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, पीडियाट्रिक्स प्रॉब्लम। और मैंने ये एंटीनेटल केयर वगैरह, एमसीएच केयर, कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ाया था, तो हम बात कर रहे हैं उसकी। तो क्या क्या, जैसे ही बच्चे जन्म लिया, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके साथ? तो एक तो जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे लो बर्थ वेट बेबी, एस्फेक्सिया नियोनेटोरम, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इनसे मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो क्या क्या कॉज है बच्चे के इमीडिएट जन्म के बाद मौत के? तो लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट दो ही वजह से हो सकता है। एक है IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, मतलब बच्चे की ग्रोथ ही कम हो रही है, धीमे हो रही है। और एक होता है प्री टर्म बेबी, यानी बच्चे की ग्रोथ की स्पीड व्यवस्थित थी, बढ़िया थी, लेकिन बेचारा पहले ही पैदा हो गया, 8 महीने में ही पैदा हो गया। 1 महीने में उसका 1 किलो वजन और बढ़ना था, बट नहीं बढ़ पाया। क्या करे, पैदा पैदा हो गया। पेरिनेटल एस्फेक्सिया यानी कि हाइपोक्सिया यानी कि एस्फेक्सिया नियोनेटोरम,
प्री मेच्योर बच्चों में बहुत कॉमन है, क्योंकि लंग्स आखिरी में ज्यादा मेच्योर होते हैं, 8.5 पौने 9 महीने के आसपास। तो यदि कोई बच्चा 8 सवा 8 महीने में पैदा हो जाएगा तो उसके लंग इमेच्योर होंगे। एलोपैथ लोग एक बहुत अच्छी दवा लगा देते हैं महिला को, तो उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम कम होती है। वो है डेक्सामेथासोन, यानी कि स्टेरॉइड। स्टेरॉइड लगाओ तो 2-3 शॉट, तो बच्चे के लंग्स समय से पहले ही मेच्योर हो जाए। यदि प्री मेच्योर होने के चांसेस लग रहे हैं तो लगा दो। नियोनेटल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और उसमें भी रेस्पिरेटरी, देखो जीआईटी नहीं होती, क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है तो रेडीमेड टेम्परेचर में मिल जाता है, माँ का दूध प्योर नेचुरल है, तो इन्फेक्शन की बात ही नहीं आती। लेकिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसलिए कॉमन हो जाते हैं क्योंकि बच्चे का हाइपोथैलेमस 6 से 8 महीने लगते हैं डेवलप होने में, तो हीट गेन सेंटर प्रॉपर वर्क नहीं करते। अब बच्चे में हीट गेन सेंटर प्रॉपर वर्क बच्चे में यदि हीट गेन सेंटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो हीट गेन सेंटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो बच्चा हमेशा हाइपोथर्मिक रहेगा। वो हाइपोथर्मिया रहेगा, ठंड रहेगी, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। इसलिए यदि कोई बिल्कुल भर गर्मी में रोहिणी में पैदा हुआ होगा बच्चा, तो उसको टोपा वोपा ग्लव्स व्लव्स सॉक्स वॉक्स उन्हीं कपड़े पहनाते हैं, भर गर्मी में पैदा हुआ तो भी, क्योंकि वो हीट लॉस करेगा, हीट गेन नहीं करेगा, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस प्रॉपर डेवलप नहीं होता। और यही वजह है छोटे बच्चे जब उनका मन करते तब सोते हैं, जब उनका मन करते जगते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस डेवलप नहीं होता, और हाइपोथैलेमस हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है। सूर्यास्त के 5 घंटे बाद सोएंगे, सूर्योदय के 3 घंटे बाद उठेंगे, ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। इसे हम सीडेरियन रिथमिसिटी बोलते हैं, सीडेरियन रिथमिसिटी, और ये भी मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए छोटे बच्चे कभी रात को जगते हैं ना दिन में सोते हैं, और फिर 6-8 महीने बाद में फिर रात को सोएंगे, एक आधी बार उठेंगे, फिर दिन में थोड़ा कम सोएंगे, खेलेंगे दिन दिन भर। ये हाइपोथैलेमस डेवलपमेंट की बात है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन, जैसे हार्ट डिसीज है, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, नियोनेटल हेमरेज, नियोनेटल जॉइंटिस, बर्थ इंजुरीज, इन सब की वजह से बच्चा पैदा होते से ही मर जाता है। ये बहुत सारे कॉजेज हैं। ऊपर के 3 कॉज सबसे कॉमन है, एलबीडब्ल्यू, एस्फिक्सिया नियोनेटोरम एंड नियोनेटल इन्फेक्शंस। क्लियर है? चलो, अब बर्थ वेट वगैरह इसने बताया, तो इट इज ऑल अबाउट नियोनेटल प्रॉब्लम्स। थोड़ा आगे बढ़िए। नियोनेटल केयर, ये ज्यादा डीप में हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम सब ऑप्शन पढ़ चुके हैं। पर जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसकी डिलीवरी के बाद के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक मैंने आपको कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ाया था, कंगारू मदर केयर। तो दोनों ब्रेस्ट के बीच में जितना बच्चे को फीडिंग कराएंगे, जितना दोनों ब्रेस्ट के बीच में माँ अपने बच्चे को रखे, यदि बच्चा प्री मेच्योर है तो और ज्यादा कॉमन है, तो उसको रखना पड़ेगा। जैसे तापमान भी मेंटेन रहेगा, माँ की गर्मी लगेगी, और साथ साथ में जितना दूध पिएगा उतना बीएमआर बढ़ेगा, जितना बीएमआर बढ़ेगा उतना हीट गेन होगा, और बच्चा अच्छे सर्वाइव करेगा। तो ये कुछ नियोनेटल केयर होती है, उसके हमला के अकॉर्डिंग केयर करना है, जॉइंटिस देखना है, धूप खिलाना है, प्रोफाइलेक्टिन विटामिन के लगा दो, है ना। ये सभी उसके जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं या रूटीन एग्जामिनेशन है वो डन करवा दो पीडियाट्रिक्स से। तो ये नियोनेटल केयर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है, ये भी आपको कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा दिया गया था, मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन, तो याद करिए मैंने बताया था कम्युनिटी मेडिसिन में कि इंदिरा गांधी जी जो थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, उनके समय में सबसे पहले यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चालू किया गया था। इसने डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन से 6 प्रिवेंटेबल डिसीज के वैक्सीन लगाए गए, और सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में ही लगाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता भी भारत ही है। वो अलग बात है कि कोरोना का भी हम नहीं बना पाए, है ना, दुनिया में कोई नहीं बना पाया। बट ठीक है, सबसे ज्यादा
क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज पूरे विश्व में कहीं है तो वो इंडिया में। मम्स, मीजल्स, रूबेला, टिटेनस, टीबी, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस साली बहुत कॉमन है अपने। डिफ्थीरिया, परटूसिस। तो पढ़ते हैं हमारे देश में टीबी, हेपेटाइटिस, डिफ्थेरिया, टिटेनस, वुफिंग कफ, टाइफाइड, पोलियो, मीजल्स, कोलेरा एंड रूबेला, इनके लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं। ठीक है। एट बर्थ बीसीजी लगता है बस। जैसे ही बच्चा ने जन्म लिया, जांग पे या कमर में आप बीसीजी लगा सकते हो। बीसीजी बैसिलस कॉर्पेट ग्विनिन, ये ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है। इसका फुल फॉर्म पूछते हैं एमडी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में। बैसिलस कॉर्पेट ग्विनिन सब जानते हैं। फिर 2 महीने के बच्चा है तो आपको बीसीजी लगाना है इंट्राडर्मली। ओरल पोलियो वैक्सीन लगा पिलाना है, ओपीवी। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना है, डीपीटी लगाना है। और एचआईवी यानी ये इन्फ्लुएंजा वायरस का है, ये भी इंट्रामस्कुलर लगा सकते हो आप। ये अभी अभी ऐड किया गया है भारत में 2-5 साल में। तो 2 महीने में इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं। फिर 4 महीने में ओपीवी लगता है, डीपीटी लगता है और इन्फ्लुएंजा। फिर 6 महीने में ओपीवी, डीपीटी, इन्फ्लुएंजा। फिर 9वें महीने में ओपीवी, हेपेटाइटिस। और 15वें महीने में एमएमआर लगता है। ध्यान रखना, ये एमएमआर मम्स, मीजल्स, रुपेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 18वें महीने में ओपीवी लगा पिलवा दो। फिर 2 से 4 साल के उम्र में मेनिंगोकोकस वैक्सीन लगाए जाते हैं, मेनिंजाइटिस। ठीक है। बाकी सब काम का नहीं है। 10 से 12 साल की उम्र में टाइफाइड लगाया जा सकता है, क्लियर है। और 16वें साल की उम्र में टिटेनस टॉक्साइड भी लगा सकते हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसका एक टेबल आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है। ये यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम है। आप या तो ये याद कर लो या सीएम का याद कर लो। इम्यूनेशन प्रोग्राम वही का वही है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो याद। ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट करते। टॉपिक बहुत खतरनाक टॉपिक है, क्योंकि जब यदि किसी बच्चे को हेमरेज चालू होता है ना तो उसके पेरेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत डेंजर। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। आप तो हेमामिलिस तैयार रखोगे, लेकेसिस, एपिकॉक, फॉस्फोरस, है ना। लेकिन देखते हैं क्रोटेल हॉरिडस, वाइपेरा। लेकिन पढ़ते हैं हेमरेजिक डिसीज की वजह क्या है, क्योंकि हर बार वजह अलग होगी तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा। तो हेमरेज पढ़ते हैं, बट बता दूं मैं आपको, अपन होम्योपैथ बीइंग होम्योपैथ हेमरेज, एक्यूट हेमरेज इन पीडियाट्रिक्स प्रैक्टिस नहीं के बराबर देखेंगे, क्योंकि ये जनरली एडमिट करने वाली बातें हो जाती है, या वो सीवियर होता है तो लोग जनरली एलोपैथ के पास भागते हैं। क्रोनिक कोई हेमरेज हो रहा है तो वो हम डील कर सकते हैं, है ना। तो फिर भी हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, दिस इज अ रेयर कंडीशन एंड अकर इन 0.1 0.5 टू 0.1 नहीं, 0.5 से लेके 1% ऑफ ऑल इन्फेंट। यानी 200 में से एक आध बच्चे को, एक दो बच्चों को हेमरेज हो सकता है। डेफिशिएंट फैक्टर ऑफ कोगुलेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने इसीलिए बताया था आजकल प्रोफाइलेक्टिक बच्चों को जन्म होने के बाद में विटामिन के का इंजेक्शन लगा ही देते हैं, प्रोफाइलेक्टिक। ठीक है, क्योंकि ये कोगुलेशन प्रॉब्लम होती है। कोई बताएगा विटामिन के क्यों लगा रहे? छोटे एंटी बच्चे, एंटी कोगुलेंट है सर। एंटीकोगुलेंट है, झापट पड़ेगा भी एक। एंटी हिमोरेजिक है सर। बेटा बच्चे तू क्यों नहीं लगवा रही, बच्चे को क्यों लगा रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरी भावनाओं को समझो। एंटी हेमरेजिक है ना, हमको भी हेमरेज हो सकता है। लगवा लो, जाओ जाके, जाओ लगवाओ। बच्चे को काहे लगा रहे हो भैया? हम हेमरेजिक डिसीज पढ़ रहे हैं न्यूबॉर्न की। बच्चे को पैदा होते से, स्पेशली प्री मेच्योर बच्चे को पैदा होते से ही विटामिन के क्यों लगाया जाता है? जो भी आंसर देगा 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क।
मैं पेटीएम कर दूंगा पैसे। सर क्योंकि वो न्यूनेटल में एक्चुअली क्या रहता है कि विटामिन के की डिफिशियंसी रहती है और उनमें हेमरेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन का चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि लीवर जो है वो 6 विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। पहला, दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां, 10वां। तो प्री मेच्योर बच्चे जो 9 महीने, 9.25 महीने से पहले ही पैदा हो गए, या भले ही वो टर्म पे ही पैदा हो गए, लेकिन उनका लीवर ऐसा जितना मेच्योर नहीं होता, उसको 7, 8, 10 दिन लगते हैं। तो फिर वो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर बच्चे के शरीर में बिल्कुल कम होंगे, तय है, क्योंकि उसका लीवर इमेच्योर है। तो हम विटामिन के लगा के लीवर को प्रोत्साहित करते हैं कि तू भैया ये 6 क्लॉटिंग फैक्टर बना, जिससे हेमरेज हम रोक सकते, समझे? नहीं तो एंटी हेमरेजिक तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आप एंटीमोफिलिक ग्लोबुलिन क्यों नहीं दिया आपने 8वां नंबर फैक्टर? क्यों आपने क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पिला दिए? बहुत सारी चीजें हैं। विटामिन के की वजह ये है, और ये बहुत पूछते हैं, बहुत। मैं बता दूं आपको, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि बाइल की एब्सेंस की वजह से फैट सॉल्युबल, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन फैटी डाइजेस्ट नहीं होगी तो एब्जॉर्ब कैसे होगी? तो उसमें भी विटामिन के लगाया जाता है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेमरेज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी हो सकता है, और उसकी वजह विटामिन के 6 फैक्टर, पहला, दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां, 10वां। ये एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं, बहुत खूब आता है, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं कॉजेस। हम हेमरेजिक टेंडेंसी या हेमरेजिक डिसीज पढ़ रहे हैं छोटे बच्चों में। पहला कॉज है डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ कोगुलेशन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? विटामिन के। तुम मार ही खाओगे बेटा, तुम जूते खाओगे मेरे से। सर डॉक्टर क्लॉटिंग बनने वाले फैक्टर हो? है। क्लॉटिंग फैक्टर से कौन सा? माइक बंद करो। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2। देखो बेटा, आप लोगों की क्या हालत है यार, है ना। थोड़ा अपनी शक्ल देखो और समझो आप 4th ईयर में आ गए हो। कुछ दिनों में आपका कोर्स खत्म होने वाला है, 2, 5, 10 दिन में, जो लोग उस पहले से जुड़े हुए हैं, और आपको क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं पता। फिर आप बोलोगे देखो आयुष वालों की क्या औकात है, 25,000 तनख्वाह मिल रही है, वो एमबीबीएस वालों को 60,000 मिल रही है। हमको लोगों इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे क्लिनिक नहीं चलते, कैसे चलेंगे? है ना। सोचने वाली बात है, सोचो बेटा। अभी लॉकडाउन में समय भी बहुत है अपने पास, सोचो। लड़कियां यदि ये सोच रही है कि यार हमको तो शादी करना है, पति कमाए पति जाए, जिसका उसका, अपने को तो खिचड़ी बनाना है, पोहे बनाना है, खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, झाड़ू पोछे करना है, तो बहुत अच्छा है। फिर आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया है, ऐश करो। टिकटॉक वगैरह पे वीडियो बनाओ, अब टिकटॉक भी बैन हो गया, तो कोई और ऐप पकड़ लेना, है ना। चलो, और ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 कौन सा है? एंटी अभी हेमोफिलिक नाम फैक्टर। अभी नाम बताया था यार। तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3। एंटीकोगुलेंट, हाँ क्लॉटिंग फैक्टर। एंटीकोगुलेंट नहीं है मेरी माँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3 है, ठीक है।
चलो फैक्टर नंबर 10, ये सभी की वजह से प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है? 45 सेकेंड। क्लॉटिंग टाइम कितना है सीटी? 3 to 5 minutes सर। और बीटी? बीटी सर 3 minutes। 5 to 7 मिनट। और पीटी? आपको पता है कोई भी छोटी सर्जरी होती है, छोटी सी भी सर्जरी, तो सीटी बीटी पीटी कराना पड़ता है कंपलसरी। नहीं सुना? पीटीआर कराओ यार, है ना? अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी नहीं मालूम आपको कि 12 सेकंड है, तो कौन तनख्वाह देगा आपको 50,000 रुपए? सोच के देखो। ठीक है, चलो। तो ये कम होते हैं भैया, इनको 5-10 दिन लगते हैं बनने में, इसलिए विटामिन के लगाया जाता है। प्लेटलेट डेफिशिएंसी ड्यू टू कॉन्जेनिटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मैं बढ़ा भी चुका हूँ ब्लड में आपको आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, या फिर ट्रोमा हो जाए, बर्थ इंजुरी, एस्फेक्सिया हो जाए, सेप्टिसीमिया हो जाए, इन सब की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। आप कुछ भी नहीं करना, सिम्टम्स के रूप में क्या लिखना है, हर जगह का जीआईटी से हिमेटिमेसिस होता है और मेलिना, लंग्स से हिमोप्टाइसिस होता है, किडनी यूरिनरी ट्रैक से हिमेचूरिया होता है ना, नाक से एपिस्टेक्सिस होता है। तो ये सब आपको पता है ना। देखो जीआईटी से दो चीज होती है, हिमेटिमेसिस यानी उल्टी में खून, और मेलिना यानी स्टूल में खून। अम्लाइकस से भी ब्लड यूज कर सकता है सीरम, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, इसका एक नाम है सिफेले हेमेटोमा, सुना होगा आप लोगों ने। वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिन ट्रैक में हिमेचूरिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी में हिमोप्टाइसिस हो सकता है, स्किन में पेटेचुली हेमरेज हो सकता है, इकाइमोसिस। तो ये सभी, नोज से हो सकता है एपिस्टेक्सिस। तो ये सब ब्लीडिंग टेंडेंसी है। आपने एपिकॉक पढ़ी है ने, प्रोटेलस हॉरिडस पढ़ी है, और ढेर बीमार वो पढ़ी है दवाइयाँ, इन सब में मिलता है। प्रोफाइलैक्सिस, विटामिन के 1 to 2 milligram intramuscular may be given immediately after birth, particularly in the premature infant, because of the deficient maturation of liver. एंड 6 फैक्टर कम हो जाएंगे इसमें, पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवा, दसवां। ठीक है, चलो। फीटल हेमरेज, छोटा बच्चा है, जनरली छोटा बच्चा ने उसकी माँ के गर्भ में है, और कई बार प्लेसेंटा डिटैचमेंट की वजह से, या माँ को एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ खा रही है, माँ को बहुत प्लेटलेट कम हो गई, बच्चे में भी कम हो गई, तो ड्यूरिंग लेबर या लेबर के पहले ही बच्चे को हेमरेज चालू हो जाता है। इसको फीटल हेमरेज बोलते हैं। ये बहुत रेयर है और कभी हम तो देख ही नहीं पाएंगे ये बीमारी। क्लियर है? तो हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ाया, फीटल हेमरेज पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक निकालिए, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, नियोनेटल जॉन्डिस। कोई मुझे फेट ऑफ आरबीसी बताए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फेट ऑफ आरबीसी। बेटा फर्स्ट ईयर का पूछ रहा हूँ, सेकंड ईयर में भी था। आरबीसी का फ्यूचर क्या होता है उसके 120 दिन पूरे हो जाते तो? सर उड़ जाती है हवा में। जल्दी बताओ, मेरा गला खराब ऐसे भी है ना। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सर, जो हीमोग्लोबिन रहता है वो रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन दो पार्ट में टूटता है, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन जो रहता है प्रोटीन का पार्ट रहता है, और जो हीम रहता है वो आयरन रहता है। आयरन जो होता है वो फिर पोरफायरिन और किसी और चीज में टूटता है, और फिर उसका रीयूज हो जाता है आधे हीम का, आयरन का। नहीं, बिलीवर्डिन क्या दहेज में लाएगा? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। सर जो बिलीवर्डिन जो हीम पार्ट रहता है ना,
वो सर ग्लोबिन पार्ट जो रहता है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है और फिर उससे बिलीरुबिन बनता है और वो अनकंजुगेटेड रहता है, फिर लीवर में जाके कंजुगेटेड होता है, फिर उसको लीवर से बाइल में एक्सक्रीट किया जाता है और फिर रिमूव। बेटा ग्लोबिन से नहीं बनता है बेटा। और कोई? लो अपना तो माइक ऑफ करो तुम। और कोई? आरबीसी जैसे ही 120 दिन की होती है उसका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल डिरेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है और बेशेप वाली आरबीसी को आर सिस्टम में कुफर सेल, आरी सेल्स, स्प्लीन फोड़ देता है। फूटने के बाद उसका हीमोग्लोबिन रिलीज होता है जो दो टुकड़ों में टूट जाता है, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन को आयरन की पोरफायरिंग रिंग जोड़ के रखती है, बट आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ये डिसोसिएट हो जाता है। ग्लोबिन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, रीयूज हो जाता है। हीम 80% हीम वापस आयरन रिलीज करके आयरन को रिसाइकलिंग में यूज कर लेते हैं। 80% आयरन यहीं से आता है, और जो 20% हीम है वो आयरन में न तब्दील होके ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनता है बिलीवर्डिन। फिर इस बिलीवर्डिन का रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं इसके अंदर, तो ये बनता है बिलीरुबिन। बट ये बिलीरुबिन जो है वो इनसॉल्युबल होता है। अब चूंकि ये बिलीरुबिन इनसॉल्युबल है तो इसको तो हम बाइल वाइल से शरीर से बाहर कर नहीं सकते, क्योंकि तो ब्लड में भी आएगा तो ये तो साला इनसॉल्युबल है, कहीं कैसे जाएगा। आप इसको किडनी से बाहर नहीं कर सकते यूरिन के रूप में, आप इसको स्टूल से बाहर नहीं कर सकते स्टूल के रूप में, क्योंकि इसको सॉल्युबल बनाना है। तो फिर इस अनकंजुगेटेड या इनसॉल्युबल बिलीरुबिन को एक एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो कि एक कैरियर प्रोटीन होते हैं वो पकड़ लेते हैं और उसको लीवर तक ले जाते हैं। वो पूछता भी बिलीरुबिन, क्यों भाई मेरे को लीवर में क्यों ले जा रहे हैं? बोले अभी तो इनसॉल्युबल है, तेरे को बढ़िया सॉल्युबल करवा देंगे हम एक नंबर। और उस वजह से फिर वो बिलीरुबिन को वहां लिया जाता है। वहां पर एक एंजाइम मिलता है लिगेंडिन, वो होगा लीवर में तभी बिलीरुबिन को लीवर एक्सेप्ट करेगा। तो लिगेंडिन की प्रेजेंट में बिलीरुबिन लीवर में आया, फिर बोलता भाई, लीवर बोलता क्यों आया यार तू यहाँ पे? बोले यार वो एल्बुमिन ग्लोबुलिन ने हमको पकड़ लिया था, वो बोल रहे थे यार कि आप सॉल्युबल बना दोगे मेरे को। बोले हाँ, यदि मेरे पास ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज होगा तो तू सॉल्युबल हो जाएगा। ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज आया? बोले हाँ भैया मैं तो हुई। तो फिर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंट में कंजुगेट किया जाएगा, यानी सॉल्युबल बना दिया जाएगा। अब जैसे ही ये सॉल्युबल बनेगा, अब ऐसा काम हो गया तो बोले यार मेरे को बाइल में छोड़ दो, मैं अब घूमना फिरना चाहता हूँ, बिलीरुबिन बोल रहा है। तो लीवर बोलेगा जा ऐश कर, हेपेटिक डक्ट के थ्रू, सिस्टिक डक्ट के थ्रू उसको बाइल में डाल देंगे गॉल ब्लैडर में, फिर वहां से वो डियोडनम में जाएगा बिलीरुबिन सॉल्युबल, फिर वो डियोडनम से आगे बढ़ेगा और वो बन जाएगा स्टर्कोबिलिनोजन, जो कि स्टूल में कलर देता है और स्टूल की तरह एक्सक्रीट हो जाता है। हमको तो उसको एक्सक्रीट ही करना था क्योंकि टॉक्सिक है बिलीरुबिन। और थोड़ा बहुत पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन में आता है और फिर वो यूरोबिलिनोजन के रूप में यूरिन से बाहर होता है। तो इस तरह से टॉक्सिक बिलीरुबिन को हमने स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन के कन्वर्ट करके शरीर से बाहर फेंक दिया। यदि इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ होगी तो जॉन्डिस होगा। यानी 3 वैरायटी का जॉन्डिस होता है, प्री हिपेटिक, हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक। प्री हिपेटिक मतलब कि आरबीसी और बिलीरुबिन इतना ज्यादा फूट फाट रहे हैं, बिलीरुबिन इतना बन रहा है कि लीवर की कैपेसिटी ज्यादा बन रहा है। लीवर रोज 10 मिलीग्राम बिलीरुबिन मान लो मेटाबोलाइज करता है, अब तुम 12 मिलीग्राम बनाओगे तो 2 मिलीग्राम एक्स्ट्रा है। एक तो ये प्री हिपेटिक है। दूसरा हिपेटिक, कि भैया बिलीरुबिन तो जितना बनना था उतना ही बन रहा है, बट लीवर इमेच्योर है, वो 10 की जगह 6 मिलीग्राम ही मेटाबोलाइज कर रहा है और सारा बिलीरुबिन तो 10 मिलीग्राम बन रहा है जो बनना था। ये हिपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस और हिपेटिक जॉन्डिस में 2 एंजाइम की कमी भी आती है, लिगेंडिन और ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज। फिर पोस्ट हिपेटिक सब कुछ बढ़िया था, आरबीसी भी जितनी फुटना थी उतनी फुटी, बिलीरुबिन भी 10 मिलीग्राम बनना था उतना ही बना, लीवर भी 10 मिलीग्राम बिलीरुबिन को मेटाबोलाइज कर रहा था, लीवर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लेकिन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट में, गॉल ब्लैडर में, सिस्टिक डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट में, हिपेटिक डक्ट में, या फिर मेजर ड्यूडेनल पेपिला ब्लॉक है, तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बाइल के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे, तो हिस्टोकोबिलिजन यूरोबिलिजन नहीं बन पा रहे, ये ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस के। तो ये मेन मैकेनिज्म है जॉन्डिस की। क्लियर है? तो पढ़ते हैं जॉन्डिस। यदि ये समझ में आ जाएगा तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल कचरा है। ठीक है, पढ़ते हैं। आप ये जानते हो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है बच्चे की कितनी आरबीसी होती है? बच्चा जन्म लेता था कितनी आरबीसी होती है? मैं सर फोड़ लूंगा, मैं मोबाइल फोड़ लूंगा आपका। up to आवाज 18. नहीं, फिर से बोलो, फिर बोलो। फिर बोलो। बच्चा जन्म लेता है नियोनेट, उसकी कितनी आरबीसी होती है? तुम्हारे पास 5.1 से 5 मिलियन। 4.5 से 5. क्या बोल रहे हो? 5.1 से 5.3 मिलियन। और तुम्हारे में कितनी है? बहुत हालत खराब है आप लोगों की, बहुत। 5.5 मिलियन एडल्ट मेल में, 5 मिलियन एडल्ट फीमेल में, और 7.5 से 9 मिलियन नियोनेट के अंदर होती है। 7 दिन में घट के 7 पे आ जाती है, 1 महीने में घट के 6.5 मिलियन पे आ जाती है। तो जब बच्चा जन्म लेता है सबसे ज्यादा आरबीसी होती है उसके अंदर, और 1 महीने में मिलियंस आरबीसी घट जाती है, फीटल हीमोग्लोबिन घट जाता है और एडल्ट हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है। तो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हाईएस्ट होता है शुरुआती 7-8 दिनों में। कहाँ 7.5-8 मिलियन आरबीसी, कहाँ 6-5 मिलियन पे आ जाती है 7 दिनों में। तो जबरदस्त आरबीसी फुटती है। तो लीवर भी थोड़ा इमेच्योर है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन रेट ज्यादा है, ये गर्मी में गीला आटा होता है और उस वजह से जॉन्डिस मिलता है। ये बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों को फिजियोलॉजिकली जॉन्डिस मिलता ही मिलता है। लेकिन 4-5 दिन में जॉन्डिस आए, थोड़ा पीक पर रहे और वापस घट जाए 7-8 दिन में, तो ये फिजियोलॉजिकल। लेकिन यदि व्यक्ति को, बच्चे को जॉन्डिस हुआ और बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, घट ही नहीं रहा है, तो फिर ये गड़बड़ है। तो मैं आज आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, भैया थोड़ा पढ़ो प्लीज यार, है ना, बहुत हालत खराब है आप लोगों की। तो न्यूरोनल जॉन्डिस के टाइप्स और कॉज के सिर्फ नाम बता रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ, लैंग्वेज में कल पढ़ेंगे। एक होता है फिजियोलॉजिकल, जिसको हम इक्टेरस नियोनेटोरम बोलते हैं। 30 से 50% इन्फेंट में मिलता ही मिलता है, यानी हर 2 में से एक बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीसी रेड सेल डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, और दूसरा लीवर बच्चे का इमेच्योर है। फिर इक्टेरस नियोनेटोरम ऑफ प्री मेच्योरिटी। अब यदि बच्चा प्री मेच्योर पैदा हो गया तो लीवर उसका भी इमेच्योर है, लीवर इमेच्योर है तो लिगेंडिन एंजाइम की कमी होगी, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम कमी होगी, आपकी बुक में लिखे हुए नाम ही। और ये दोनों एंजाइम कम होंगे, लीवर इमेच्योर रहेगा, तो कंजुगेशन प्रोसेस डेफिशिएंट होगी और बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल है। अब पैथोलॉजिकल, इसमें हीमोलाइटिक जॉन्डिस, अभी मैंने बताया था, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो जॉन्डिस जरूर होगा। तो या तो एबीओ ब्लड ग्रुप की कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गई है, माँ ए पॉजिटिव थी, बच्चा बी पॉजिटिव हो गया पिता की वजह से, तो गड़बड़। या फिर आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी है, माँ का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव था, पापा का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव था, तो वो भी गड़बड़ हो जाता है, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटिलिस बोलते हैं। तो ये इक्टेरस नियोनेटोरम ग्रेविस आरएच इनकॉम्प्लीट वजह से हो सकता है। एनीमिया हीमोलाइटिका नियोनेटोरम, तो बच्चे के शरीर में हीमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह कॉन्जेनिटल स्फेरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, कॉन्जेनिटल स्फेरोसाइटोसिस, इलिप्टोसाइटोसिस, ओवलोसाइटोसिस,
स्टोमेटोसाइटोसिस यानी आरबीसी का शेप गड़बड़ है बच्चे का, चिकल शेप्ड है, अंडाकार है, गोल है, मुंह जैसा है, तो इन सब के अंदर भी बच्चे की आरबीसी बहुत फूटेगी। ठीक है। कॉन्जेनिटल स्फेरोसाइटोसिस, एक होता है G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस डिहाइड्रोजनेज, ये आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है, ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे मेंटेन रखता है, और यदि G6PD यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस डिहाइड्रोजनेज कम हो जाएगा बच्चे में, तो सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चे की आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा, और बेशेप आरबीसी को स्प्रिंग फोड़ देता है, ग्रेवियार्ड बोलते। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बच्चों में नहीं मिलता, बच्चों के अंदर कोई गॉल स्टोन वगैरह नहीं होते। हाँ, यदि बाय बर्थ तो उसको कॉन्जेनिटल कोई एट्रेशिया है बिलियरी ट्रैक्ट का, सिस्टिक डक्ट का, हेपेटिक डक्ट का, तो हो सकता है। ठीक है। या बच्चों को सेप्टिसीमिया की वजह से, सिफिलिस की वजह से, या कोई दवाई होती है नोवा बायोसिन वगैरह, इन वजह से। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस भी होता है, ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट के मिल्क में एक एस्ट्रोजन, एक एस्ट्रोडायल करके एक हार्मोन होता है स्टेरॉइड का, जो ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज वगैरह में, एमडी वगैरह में, कि ब्रेस्ट के अंदर एस्ट्रोडायल पाया जाता है या प्रेग्नेन 320 आइडोल, ये ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करता है। ये क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा क्या है जो किसको इनहिबिट करता है, तो ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज को इनहिबिट किया जाता है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है। बच्चे को हेपेटाइटिस हो गया, बच्चे को थायराइड की कमी है, तो ये सभी की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। तो इसको मैं कल डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा इसको पढ़ के आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बेसिक्स ही नहीं पता है, मैं क्या बताऊं आपको। प्लीज आप बेसिक्स समझिए, कल फिर स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक, पढ़ो भैया, X0 जाओ।